नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ट्राई सर्विस यानी कि त्रिसेवा संयुक्त थिएटर कमांड स्थापित करेगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के बड़े रक्षा उपकरणों के आयातक से निर्यातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कारगिल में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को देश नहीं भूल सकता। इसके अलावा रक्षा उत्पादन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत रक्षा निर्यात में लगे शीर्ष 25 देशों में शामिल है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। दोनों देश इसे अपना अपना बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। यानी कि दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि पीओके में जो अवैध कब्जा करके बैठा हुआ उसके लिए भारत ने तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरीके के बयान आना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि पीओके पर भारत भारतीय झंडा फहराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव का स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हो और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हो। उन्होंने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है। भारत की संसद में इसे मुक्त कराने का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। तो समझ लिए दोस्तों, इशारों में बहुत बड़ी बात हो चुकी है। दोस्तों अगली खबर एलएसी से आ रही है। फिर चाइना ने एक बार अपनी ऊंची हरकत यहां पर दिखाई है और एलएसी पर एक बार फिर उसने अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया है। चीनी फाइटर जेट्स कई मौकों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं। चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के जवान भी काफी जिम्मेदारी के साथ चीन की हरकतों पर नजर रख रहे हैं और हालात का जवाब दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना खतरे से निपटने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है, साथ ही मामले को किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि J-11 समेत चीन के कई और लड़ाकू विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उड़ान भर रहे हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने इस उकसावे का जवाब देने के लिए कड़े कदम भी उठाए और भारत तुरंत अपने MiG-29, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI को रवाना कर देता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से बढ़ा रखी है ताकि कुछ ही पलों में वो चीनी गतिविधियों का जवाब दे सकेंगे। हालांकि चीनी विमानों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपल लिबरेशन आर्मी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बुनियादी ढांचों के निर्माण को लेकर तनाव में है। भारतीय वायुसेना के जवान इन बुनियादी ढांचों के निर्माण के जरिए अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में चीनी गतिविधियों की गहराई से निगरानी कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेकर आ रही है। दरअसल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने घोषणा की है कि वे अब अपने हेरॉन्स यूएवी की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे, खास करके ब्रिटिश रॉयल नेवी क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से। बता दें कि भारतीय नौसेना करीबन 16 हेरॉन यूएवी को संचालित करती है और हेरॉन यूएवी का एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होना भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा और भारतीय नौसेना डेफिनेटली इस पर विचार करेगी। दोस्तों अगली खबर एमआरएफए टेंडर को लेकर आ रही है। दोस्तों बोइंग ने अब इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो भारतीय वायुसेना के एमआरएफए कंपटीशन में अपने F-15EX को उतारेगा और भारत एमआरएफए के लिए RFI 2022 के अंत में जारी करेगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि F-15EX फ्लाई अवे कंडीशन में इसकी पर यूनिट कॉस्ट होगी $87.9 मिलियन, वो भी $29,000 पर आवर कॉस्ट के हिसाब से। इसके अलावा बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि F-15EX की कीमत को $80 मिलियन पर यूनिट से नीचे लाया जा सकता है, लेकिन हाल ही में सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री के उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने कहा फिर भी F-15EX राफेल विमान से जो कि भारतीय वायुसेना ने खरीदा है उससे 33% सस्ता है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने राफेल F-3R को $120 मिलियन पर यूनिट पर खरीदा है और इसकी पर आवर कॉस्ट $21,000 है। दोस्तों ऐसे में F-15EX काफी अच्छा फाइटर जेट कहा जाता है, लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारा इतिहास रहा है उसे हम भुला नहीं सकते हैं, इसीलिए भारत राफेल को ही प्राथमिकता देगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि सुखोई 30 MKI को लेकर आ रही है। दोस्तों अब सुखोई 30 MKI में इजरायली निर्मित IDERB एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल लगाई जा रही है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है और इस मिसाइल के ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट पूरे हो चुके हैं और IDERB एक्सटेंडेड रेंज का कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल सुखोई 30 MKI से जल्द होगा। बता दें कि IDERB का वजन 118 किलोग्राम है, इसकी स्पीड मैक 4 है और ये डुअल पल्स
रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसमें इनोवेटिव सॉफ्टवेयर कंट्रोल एक्टिव रडार सीकर है, जो कि इस मिसाइल की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, खासकर कि मल्टीपल रेंजेस में, जैसे कि शॉर्ट रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज में। इसकी सीमा 140 किलोमीटर है। बता दें कि भारत 2021 में IWER का परीक्षण कर चुका है अपने तेजस फाइटर जेट से। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के एक महत्वपूर्ण कदम को लेकर आ रही है। दरअसल भारत सरकार अब 5,000 करोड़ रुपए को आवंटित करेगी 4.2 लाख स्वदेशी कार्बाइंस का लोकल प्रोडक्शन करने के लिए, जिसे कि भारतीय नौसेना, सेना और एयरफोर्स को दिया जाएगा। बता दें कि 4.2 लाख कार्बाइन का उत्पादन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार ये बात जानती है और इसलिए सरकार ने योजना बनाई है कि वे L1 बिडर को 60% कॉन्ट्रैक्ट देंगे और बाकी का 40% जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो L2 बिडर को दिया जाएगा, ताकि दोनों ही मिलकर लोकल स्तर पर स्वदेशी रूप से इन कार्बाइन का उत्पादन कर सके और तेजी से कर सके। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इस मॉडल को भारत सरकार अन्य दूसरी जो डिफेंस डील्स हैं उनमें भी करेगी, जिनका डिलीवरी टाइमलाइन 3 साल होगा। दोस्तों सरकार का बहुत अच्छा फैसला इसलिए कहा जा सकता है। सबसे पहली बात, विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, स्वदेशी उत्पाद हमें मिलेंगे, और इसके अलावा जिस तरीके से हमारी AK-203 की डील अभी भी रुकी हुई है, तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सरकार ने ध्यान में रखा और इस तरीके के मॉडल को अपनाने की बात कही जा रही है। दोस्तों अगली खबर LAC से आ रही है। दरअसल चाइनीज स्पेशल फोर्स ने अभी हाल ही में LAC पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान जायरोकॉप्टर हंटिंग ईगल का इस्तेमाल किया। बता दें कि ये 2 एयर टू सरफेस एंटी आर्मर मिसाइल से लैस था। बता दें कि चाइनीज मिलिट्री गायरोकॉप्टर की जो रेंज है वो 690 किलोमीटर है और इसका टेक ऑफ वेट 560 किलोग्राम है और इसकी सर्विस सीलिंग 5300 मीटर है। हालांकि इसे लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही जा सकती। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है फ्यूचर क्रूज एंटीशिप वेपन को लेकर। बता दें कि ब्रिटिश फर्म रोल्स रॉयस और फ्रांस की फर्म साफ्रान पावर यूनिट ने MBDA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि वे मिलकर एक नए प्रपल्जन सॉल्यूशन को तैयार करेंगे न्यू जनरेशन डीप स्ट्राइक एंटीशिप मिसाइल के लिए। बता दें कि फ्यूचर क्रूज एंटीशिप जो हथियार है वो 2029 तक तैयार हो जाएगा और ये स्कैल्प एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जगह लेगा। इसके अलावा एयर और शिप लॉन्च एक्सोसेट और हार्पून एंटीशिप मिसाइल की भी जगह लेगा। बता दें कि स्कैल्प मिसाइल भारतीय वायुसेना के राफेल में भी लगी हुई है। दोस्तों अगली खबर चाइना को लेकर आ रही है। चीन के कर्ज में दबे श्रीलंका में राजनीतिक संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था कि ड्रैगन ने एक और चाल चल दी है। चीन श्रीलंका में अब अपना बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 को भेज रहा है। यह चीनी वैज्ञानिक शोध जहाज 11 अगस्त को हबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचेगा। श्रीलंका ने पैसा नहीं चुका पाने के एवज में बीजिंग को 99 साल की लीज पर हबनटोटा जो बंदरगाह है वो दे दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि जासूसी जहाज 1 हफ्ते तक अरब सागर में रहेगा और जासूसी की गतिविधियों को अंजाम देगा। हालांकि दोस्तों चीनी जासूसी जहाज के आने की खबर भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक टेंशन की बात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चीनी जहाज सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है और आने वाले अगस्त और सितंबर के महीने में हिंद महासागर के पश्चिमोत्तर इलाके में समुद्र के अंदर शोध कार्य को अंजाम देगा। बता दें कि चीन ने हबनटोटा बंदरगाह बनाया था और ये अभी तक श्रीलंका के लिए सफेद हाथी साबित हुआ है। चीन ने अपना पैसा लेने के लिए इस बंदरगाह के आसपास जमीन पर भी कब्जा देने की मांग की है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि हाल के दिनों में हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। हालांकि चीन यहाँ पर चालाकी से ये कहता है कि वो समुद्री तस्करों से निपटने के लिए अपने युद्धपोतों को वहां पर बढ़ा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते हैं कि ये चीन की चालाकी है। उनका कहना है कि इस तरीके के शोध के नाम पर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों के लिए रास्ता तलाश कर रहा है। इसके अलावा चीन की कुटिल नजर हिंद महासागर में छिपे प्राकृतिक संसाधनों पर है, जैसे कि तेल और गैस। इसके अलावा चीन को बड़े पैमाने पर मछलियों की जरूरत है। वो इन सब की जांच के लिए इस तरीके के शोध मिशन को अंजाम देने वाला है। चीन के मुताबिक स्वदेश में बना तीसरी पीढ़ी का ये जहाज स्पेसक्राफ्ट की निगरानी करने में सक्षम है। चीन की समुद्री निगरानी क्षमता की इसे रीड कहा जाता है। इस जहाज में शक्तिशाली एंटीना लगा है जो लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करता है। अरब सागर में जासूसी करने से भारत और अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। हिंद महासागर में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा डियागो गार्सिया भी मौजूद है। वहीं दूसरी खबर दोस्तों LOC से आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के लिए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार कर रहा है। इस बारे में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को भी सूचित किया है कि चीनी निर्माण कंपनी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में अपना कार्यालय स्थापित कर चुकी है और मुजफ्फराबाद और अतमुकम से सटे क्षेत्रों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा एजेंसियों ने कहा कि चाइनीज कंपनी ने कई तरीके के अत्याधुनिक बंकरों का निर्माण पाकिस्तानी सेना के लिए करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वो तैयार भी कर चुकी है। चीनी कंपनियों ने पहले भी POK में कई बार निर्माण किया है।
लेकिन ये पहली बार है जब एलओसी पर इस तरीके की परियोजना शुरू हुई है। इस क्षेत्र में पीओके की नीलम घाटी से सटे केल सेक्टर पाकिस्तानी सेना के 32 डिवीजन के अंतर्गत आता है। साइटों को कैमोफ्लेज किया गया है। वहीं चाइना ने पहले अपने जवानों और मशीनों को राजस्थान में बीकानेर के सामने पाकिस्तानी धरती पर भेजा था, जब एक फॉरवर्ड एयरबेस को अपग्रेड किया गया था और 350 से अधिक स्टोन बंकरों और सीमा चौकियों का नवीनीकरण किया गया था। सोच लीजिए दोस्तों, ये काम चाइना पहले से ही शुरू कर चुका है। बढ़ती हुई चीन की उपस्थिति ऑब्वियस सी बात है, ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस तरीके की परियोजनाओं पर जो चीनी नागरिक काम कर रहे हैं उनकी जान के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि स्थानीय लोग ही इन चाइनीज़ को मार रहे हैं, इन्हें ही टारगेट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब ये बात साफ हो चुकी है कि चाइना ने अत्याधुनिक बंकरों का निर्माण किया है पीओके में, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। एक तरफ तो आर्थिक गलियारा उसका वहीं से निकल रहा है, दूसरा उसकी सेफ्टी के लिए उसने बंकरों का निर्माण किया है ताकि किसी भी तरीके का जवाब दिया जा सके। ऐसे में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत को अपनी रणनीति में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि रणनीति यही कहती है कि भारत को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए कि इस तरीके का निर्माण गैर कानूनी भी है और इस पर हैवी शेलिंग शुरू कर देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि भैया यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हो रही हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन पर तब ज़्यादा हमला किया जब उसको ये लग रहा था कि ये नाटो में शामिल हो सकता है, जिसका मतलब साफ है कि रशिया के सामने या रशिया के बॉर्डर पर नाटो सैनिक तैनात हो जाएंगे और उनके हथियार सिस्टम तैनात हो जाएंगे, जो कि रशिया के लिए खतरा था। इसलिए रशिया ये खतरा भांप चुका था और उससे पहले ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। यही रणनीति अब भारत को अपनानी पड़ेगी पीओके में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।